जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भारत के जितने भी प्रकार की मिट्टी हैं उनमें से हम लोगों ने अभी तक जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी तक पढ़ लिया है हमने। अब जो है इन चार के बाद पांचवी मिट्टी का प्रकार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्वतीय मिट्टी। जी हाँ, पर्वतीय मिट्टी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्वतों पर पाया जाने वाला मिट्टी है। यानी कि पर्वत इसकी एक मुख्य जो एक तरह से इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि जिन जगहों पे पर्वतों की श्रृंखला होगी, पहाड़ी होंगे, वहाँ पर ऐसी मिट्टी पाए जाएंगे। तो इनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से फसल यहाँ उगाए जा सकते हैं, क्या पैदावार है यहाँ पर, और तमाम चीज़ें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्वतीय सॉइल यानी कि माउंटेन सॉइल जिसे कहा जाता है, पर्वतीय मिट्टी, इसे हम लोग वणीय मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। भारत में आप सभी लोगों को ये पहले के चैप्टर्स में पढ़ाए गए थे कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वन बड़े तादाद में हैं। और क्या कारण होता है कि यहाँ की मिट्टी को हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, यानी कि वणीय मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पर्वतीय क्षेत्र है कहाँ। भारत के भौगोलिक संरचना में हम लोगों ने हिमालय की पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो ये पूरा क्षेत्र पर्वतीय है। तो ये जो श्रृंखला है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका हिस्सा है यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब जो क्षेत्र हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि उत्तर से लेके पूर्वी तक के राज्य जो हैं इसमें आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल यानी कि हिमालय का क्षेत्र कहा जा रहा है, विंध्य, सतपुड़ा और आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका। जहाँ पर भी पहाड़ी संरचना होगी वहाँ पर मिट्टी कैसी होगी और उसका निर्माण भी कैसा होगा। हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के निर्माण में ये पढ़ा था कि पहाड़ों पर जो चट्टानें हैं वो टूटकर कई टुकड़ों में विभक्त होकर अलग होकर धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों की जो संरचना है उसके आधार पे मिट्टी कैसी बनती होगी, एक कॉमन सा सोचेंगे अगर हम लोग तो ऐसे सोच सकते हैं कि फुट हिल से पीक तक यानी कि चोटी से पैर तक पहाड़ के ये जो क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है ये आपकी हो गई पीक और ये हो गया आपका फुट हिल्स, ठीक ना। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो मिट्टी बनती होगी, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ ढलान है, ठीक है, ढलान है तो यहाँ पर पत्थर जो हैं कंकड़ नुमा होंगे, वो थोड़े बड़े होंगे। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यानी कि वैली की तरफ, घाटी की तरफ, जब आप दो पहाड़ों के बीच के हिस्से को हम घाटी कहते हैं, वैली, वी फॉर वैली, और ये देखिए वी का आकार बनता भी है। ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे कैसी मिट्टी होगी भाई, थोड़ा सा आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना है ना या भूगोल अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, एक कीन ऑब्जर्वर, यानी बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखना होगा। ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ पर कंकड़ ज़्यादा हैं, स्वाभाविक सी बात है, चट्टान टूट रही है, मिट्टी का निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, यहाँ बारिश होती है, ठीक है, यहाँ बारिश होती है, तो ये कंकड़ तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े कंकड़ लुढ़कते हुए चले जाएंगे, इनको प्रवाह चाहिए, इनको वेग चाहिए, तब ये नीचे जाएंगे। मगर जो इसमें छोटे छोटे पाउडर्स बन चुके हैं इनके, ठीक है, इसमें जो छोटे जो एकदम मिट्टी का रूप लेते चले जा रहे हैं वो तो पानी के साथ बहकर यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर पानी जो है अपने साथ उस मिट्टी को, बारीक मिट्टी को, ठीक है ना, यानी कि लोमी, सिल्टी, उस मिट्टी को ये यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। तो पानी जो बहा के लेकर आई है वो यहाँ मिट्टी है, तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, बहुत ही बारीक होंगे कण, बहुत मोटे मोटे कण नहीं होंगे, कंकड़ नुमा नहीं होंगे, बहुत बारीक होंगे। तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई, थोड़ी भुरभुरी हो गई है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कंकड़ नुमा है। अब देखते हैं, आगे समझते हैं। तो ये हो गया आपके पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी का जो टेक्सचर है वो दिखेगा कैसे, यानी कि वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंकड़ नुमा आपको ऊपर दिखेगा ढाल की तरफ। वहीं जैसे ही आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको मिट्टी थोड़ी सी नरम मिलेगी,
लोमी मिलेगी यानी कीचड़ टाइप का मिलेगा, क्योंकि वो इसमें बारीकपन आ चुका है, तो ये आपको मिल जाएगा घाटी में। ठीक, उसके बाद ये जो मिट्टी होती है यानी पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो नवीन व अविकसित मृदा होती है। नवीन व अविकसित, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसे हम लोग तो ये समझ सकते हैं कि पहाड़ों पे जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी बनने की प्रक्रिया में होती है, यानी कि वो न्यूली बॉर्न होते हैं, नए नए अभी मिट्टी बने हैं। भैया स्वाभाविक सी बात है, जो खेतों में मिट्टी आप देखते हैं उस पर कई बार जो है फसलें उगाई जा चुकी होती हैं, मगर जो पहाड़ों पे जो मिट्टी बनकर गिरती रहती हैं, खसकती रहती हैं, वो नई मिट्टी है, इसीलिए उसे नवीन मिट्टी कहा जाता है। और यही मिट्टी नदियों के माध्यम से बहाकर जब मैदानी क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो जलोढ़ मिट्टी का रूप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बारीक मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ, वो यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी में। कब? ये जलोढ़ क्षेत्र में कब पहुँचते हैं? जब नदी इसे अपने साथ बहा ले जाती है। मगर यदि नदी वहाँ नहीं है तो ये यहीं रुकी रहेगी, और यहाँ पर भी कुछ कुछ इसके जैसा जो है आपको स्पेशलिटी, विशेषताएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो क्या क्या विशेषताएं उसकी हो गई? जलोढ़ मिट्टी हो गया आपके हिसाब से, तो यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी का आपका एक रूप मिल गया जो कि पहाड़ों से बना है। अविकसित मृदा अभी भी इसमें प्रक्रियाओं में गुजर रही है, अभी तक ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। अब समझते हैं, अगला दिख देता है यहाँ पे जीवांश प्रचुर मात्रा में है। ठीक ना, यहाँ पे फोसिल्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि डिकेड, सड़े गले जो तत्व होते हैं जीवाश्म के, वो आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगे। कैसे मिल सकते हैं भाई? कौन सा यहाँ पे जानवर मर रहा है या क्या चीज़ें यहाँ पे सड़ रही हैं? ज़रा सोचें, जब ये मिट्टी, ये कंकड़ी बनते हैं तो यहाँ पे भूस्खलन भी होता है। इन जगहों पर भूस्खलन मतलब जब भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा खिसक जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत जगहों पे आप देखते हैं जब बारिश होती है तो पहाड़ों से बहुत बड़े अमाउंट पे जो है मिट्टी खसकती है, बह जाती है, टूट कर गिर जाते हैं। तो ये जब टूट के गिरेंगे तो यहाँ जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पालो होते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो पेड़ भी जो हैं इसके साथ में गिर जाती हैं। जब ये पेड़ यहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या होता है, ये एरिया में वहीं पर पड़े होते हैं, वहाँ पे पत्तियाँ, उनकी शाखाएँ, तमाम चीज़ें इसी मिट्टी में सड़ते हैं, और सड़ने के बाद वो एक खाद का रूप ले लेते हैं, और इसीलिए इसमें जीवाश्म की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अत्यधिक यहाँ पे आपको ह्यूमस मिल जाएगा। तो मगर बात वही है, ऊपर नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। हमेशा डाउन स्लोप पर ही मिलेंगे आपको जीवाश्म के, क्योंकि पानी ये लुढ़क के नीचे चले आएंगे, वहाँ अटकने वाले नहीं हैं। या अगर वहाँ पर थोड़ा सा समतल हिस्सा है तो भले रुक जाएं, मगर यदि ढलान है तो वो नीचे ही आएंगे सीधे। ठीक, तो जीवाश्म प्रचुर मात्रा में कैसे यहाँ पाया जाता है, ये बात समझ में आ गई। अब एक समस्या आप ये भी देखेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में एक घटना घट रही है जो लगातार घटती है और कहीं ना कहीं मिट्टी की ताकत को कम करती है। वो क्या है? वो है मृदा अपर्दन, यानी कि मिट्टी का कटाव। ज़रा सोचें, जब लगातार बारिश हो रही है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, हवा चल रही है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कटती है। या तो पानी बहा के लेकर चला जा रहा है या तो हवा उड़ा के लेकर चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन भी यहाँ पर होता है। मगर एक तरफ यदि मृदा अपर्दन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जमाव भी हो रहा है। तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। एक जगह अगर कोई चीज़ घट रहा है तो एक जगह उसको बढ़ा भी रहा है। वो कहीं अंतरिक्ष में नहीं चला जा रहा है, वो है तो इसी धरा पर ही है, मगर किसी अन्य रूप में। ठीक, अब इसमें आपको प्रचुर मात्रा में जीवांश मिल गया। क्या कम है यहाँ पे? यहाँ पोटाश, चूना, फास्फोरस, इसकी मात्रा कम है। और इन सब चीज़ों की मात्रा कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये अभी नवीन और अविकसित मृदा है। इसको बनने में समय लगता है, धीरे धीरे होंगे। और यदि नहीं होता तो हम क्या करते हैं, आप पहाड़ी इलाकों में देखेंगे तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है, जो खेती बाड़ी होता है, ये अलग अलग सीढ़ी नुमा बनाते हैं। अब आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। ये पहाड़ों को काट के जो ढलान होता है वो सीढ़ी नुमा बनाते हैं, एक एक सीढ़ी नुमा बनाते चलेंगे और वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ये अधिकतर आपको असम के, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के, उत्तराखंड के इलाकों में आपको ऐसी खेती मिल जाएंगी, जिसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब ही हो गया एक तरह से कि पहाड़ों पर टेरेस नुमा बना दी, छत नुमा बना देते हैं और उसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है। पानी को रोका जाता है, मेड़बंदी करके पानी को रोका जाता है, ताकि हम उसको, क्योंकि ढाल है भाई, ढाल पे आप पानी रोक नहीं सकते, पानी तुरंत बह जाएगा। तो थोड़ा सा उसको ढाल कुछ छत बनाकर उसकी मेड़बंदी करके बाकायदे पानी को रोक के वहाँ खेती बाड़ी की जा सकती है। अब यहाँ पे फसल कौन कौन से हो सकते हैं?
ध्यान क्या देना है कि यहाँ कंकड़ ज़्यादा हैं, तो कंकड़ में वे फसल नहीं हो सकते जिनके जड़ों को मिट्टी पकड़ने की ज़रूरत है। अब कंकड़ में क्या होगा, वो और डीप रूट जाएंगे। कंकड़ को तो कोई जड़ पकड़ेगा नहीं, क्योंकि कंकड़ का खुद का कोई भरोसा नहीं कब लुढ़क जाए, तो वो तो फसल को भी लेके चला जाएगा। इसीलिए कंकड़ में अधिकतर डीप रूटेड यानी ज़्यादा गहरे तक जाने वाले फसलों की पैदावार की जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, कहवा, चाय, मसाले, फल, इन सब की पैदावार ज़्यादा होती है। अब जैसे चाय हो गया, चाय के बागान आप जानते हैं, आपको दार्जिलिंग में, कहवा, ये सब चीज़ें देहरादून के इलाके हो गए, इन सब जगहों पे मसाले, फल, इन सब की पैदावार होती है। अब मसाले और फल की बात करते हैं तो फल में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ पूछा जाए कि बताइए पर्वतीय क्षेत्र में कौन से फल पाए जाते हैं, तो आप सीधे दे सकते हैं कि सेब, एप्पल्स। एप्पल की पैदावार यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और यहीं से इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा विंध्य और सतपुड़ा भी बताया गया है। हिमाचल से हम लोग आते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा का रेंज, और कुछ नीलगिरी दक्षिण के क्षेत्र में भी ये, जहाँ पहाड़ी होंगी। याद ये रखना है, नीलगिरी का चाहे दक्षिण का नीलगिरी हो, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे विंध्या हो, चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, ठीक, चाहे गारो कोसी का इलाका हो आपका ईस्ट का, इन सभी जगहों पे जहाँ पहाड़ी होंगे उसके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा है, बट इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाए कहाँ जाएंगे, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहाँ पर बारिश की तादाद आप जानते हैं, बारिश वहाँ पे होगी तो उसके साथ में बहकर बारिश का होना तय है। पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ बारिश होना है, और बारिश के साथ में वो मिट्टी का रूप क्या हो जाएगा, कंकड़ जो है एक तरफ रुक जाते हैं और अपने साथ में जो महीन मिट्टी होती है उसको बाहर ले जाते हैं और घाटी में या तराई के क्षेत्रों में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो भांवर प्रदेश होता है, भांवर प्रदेश के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जब जलोढ़ मिट्टी की जब शुरुआत की गई थी तो भांवर प्रदेश से तराई क्षेत्र आया था, भांवर प्रदेश से तराई क्षेत्र। तो अभी तो हम लोग कहाँ, अभी हम लोग भांवर प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ भांवर प्रदेश में मिलेगा, यानी कि जहाँ चट्टानों से होकर नदियाँ गुजरती हैं तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं आपको पर्वतीय यानी कि वणीय मिट्टी के रूप में दिखाई देंगी, और यही क्षेत्र माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्षारीय मिट्टी यानी कि सलाइन सॉइल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।